नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पुन ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 6 मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और आज उसका हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और जहां तक है इस वाले चैप्टर को अपन 3 लेक्चर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहले लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा था, ऐसा ही इस दूसरे वाले लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इससे पहले मैं आपको चैप्टर का ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसमें मेन मेमोरी रैम के इन डेप्थ हमने प्रैक्टिकल से देखा था। सेकेंडरी, कैश और प्राइमरी, इसको आज के लेक्चर में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है अपना स्टोरेज हायरार्की। इसमें हम देखेंगे कि टॉप टू डाउन यानी सबसे फास्ट कौन सी है, फिर उससे फास्ट कौन सी है, फिर उससे फास्ट कौन सी है, फिर उससे फास्ट कौन सी है, उससे फास्ट कौन सी है, उससे फास्ट कौन सी है, कैसे क्या। इसको आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला है स्वैपिंग। स्वैपिंग में स्वैपिंग क्या होता है, स्वैप इन क्या होता है, स्वैप आउट क्या होता है, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इनको आज पढ़ेंगे। अगला 5th टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन था, जिसमें हमने सिंगल पार्टीशन मॉडल पढ़ा, मल्टीपल पार्टीशन मॉडल पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम पढ़ी, बेस्ट फिट एल्गोरिथम पढ़ी थी इससे पीछे की वीडियो में। ठीक है, लेकिन दूसरा जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वो है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसको हम अपने 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे। पेजिंग क्या होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज टेबल्स, पेजिंग हार्डवेयर एंड सपोर्ट, इससे रिलेटेड चीज़ें अपन 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही 3rd लेक्चर में अपना लास्ट टॉपिक सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है और सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये अपना लास्ट टॉपिक 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था पिछली वीडियो में, लेकिन इसके टाइप बताना मेरे दिमाग से निकल गया था। आज मैं आपको इसके टाइप भी बताऊंगा। 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर में रैम को हम इन डेप्थ कर चुके हैं, सेकेंडरी, कैश, प्राइमरी, इनको पढ़ने वाले हैं। स्टोरेज हायरार्की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सब के बारे में, स्वैपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी ये वाला और सेगमेंटेशन ये 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नोट्स मैंने पहले भी डाल दिए थे, आज अपडेटेड नोट्स भी डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टोरेज स्ट्रक्चर को, रैम के बाद जो बचे हैं सेकेंडरी, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस, इनको पढ़ ले। तो दोस्तों सबसे पहले हमने रैम को पढ़ा था। रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मीन्स पहली। ठीक है, और मेन मेमोरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है रैम, जिसको हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। ठीक है, ये जो शब्द है सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, इसके पीछे एक रीज़न है। ऐसा हम अपनी हार्ड डिस्क के लिए क्यों नहीं बोलते। क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और हार्ड डिस्क भी तो कंप्यूटर में लगी है, उसको डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर सकता है। उसको भैया इसलिए नहीं कर सकता, रैम किससे चलती है, प्रॉपर करंट पे काम करती है प्रॉपर, जबकि हार्ड डिस्क होती है उसमें मैग्नेट लगी रहती है, मैग्नेट के बीच में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, हालांकि उसमें भी करंट जाता है। दूसरी चीज़ इसके पीछे अपनी जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे पार्टीशंस, बहुत सारे हेड, ट्रैक, सेक्टर्स, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वहाँ पर सीपीयू मान लो कोई ऑपरेशन कर रहा है और सीपीयू को तुरंत कोई चीज़ चाहिए, तो हार्ड डिस्क इतनी स्लो है कि वो उसको घंटे लगा देगी उस डेटा को सीपीयू तक पहुँचाने में। जबकि रैम में रेडी ऑपरेशनल डेटा रहता है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो तुरंत रैम में मिल जाता है सीपीयू को, इसलिए सीपीयू रैम को ही डायरेक्टली एक्सेस करता है। यानी प्राइमरी, मेन मेमोरी, रैम, तीनों एक ही शब्द है, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, हार्ड डिस्क को नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमने रैम को इन डेप्थ पढ़ा था। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ये किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी कैटेगरी में। ये स्पीड में धीमी, स्पीड कैसी होती है इनकी, स्लो होती है। सस्ती मेमोरियों में से एक है, क्योंकि रैम बहुत महंगी आती है। जहाँ पर आप 4 GB की रैम लाओगे तो मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार रुपये की आएगी 4 GB की रैम। 2-2.5 हज़ार में आपको आजकल 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कितनी सस्ती है। अगला है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पीछे स्पीड सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसमें जो उपस्थित कंटेंट डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए पहले इस डाटा को प्राइमरी मेमोरी रैम में कॉपी करवाना होता है, तब सीपीयू उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी रैम से फैच करके एग्जीक्यूट करता है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जब लाइट चली जाती है तो इसमें जो डेटा होता है वो एज इट इज रहता है, डिलीट नहीं होता है।
ठीक है, परमानेंट सेव रहता है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परमानेंट डेटा कौन सी मेमोरी में सेव रहता है, तो आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी में। यानी इसमें उपस्थित डेटा पावर के जाने पर इरेज नहीं होता, परमानेंट सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क अब ख़त्म हो गई, ठीक है, किसी ज़माने में चलती थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है फ्लॉपी डिस्क। इनकी कैपेसिटी होती थी 2 MB से 4 MB के बीच में, एज ए पिन ड्राइव समझ लो इनको, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गई है। सीडी तो अब सीडी भी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि अब पेन ड्राइव का ज़माना चलने लग गया है। सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। डीवीडी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी सीडी जिसमें डेटा को अपन रीड कर सकते हैं एक बार में, उसको राइट नहीं कर सकते, ठीक है, रीड ओनली होती है वो। फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंच कार्ड, ये सब बंद हो चुके हैं, ठीक है। ये पंच कार्ड तो बहुत पहले चलते थे जब कंप्यूटर के आविष्कार हुए थे, पेपर टेप उसके बाद चले, मैग्नेटिक टेप उसके बाद चले, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल सेकेंडरी मेमोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन टॉप एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। सीडी डीवीडी आजकल फिर भी यूज़ में है, और बाकी ये सब तो बंद हो गए, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपको समझ में आ गई, हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखिए ये स्प्लिंडल है, ये डिस्क है, ये डिस्क है पूरी, ठीक है। यहाँ पे सेव्ड फाइल है, ये हमारी फाइल्स हैं जो सेव्ड हो रही हैं। ये आर्म है इसकी, ये रीड एंड राइट, ये हेड है जो रीड और राइट करता है इस डिस्क पे से डेटा को, ठीक है। पावर पोर्ट होता है यहाँ पे डाटा केबल पोर्ट होता है, यहाँ ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट होता है, यहाँ पे सर्किट बोर्ड होता है इस हार्ड डिस्क का, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मेमोरी का एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारी मेमोरियों के बारे में बता दूंगा, फिर भी मेरी नोटिस में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में याद दिला देना, किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, है ना, गीगाबाइट, टेराबाइट, इन सब के बारे में और बता दूंगा। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद दिला देना, बना दूंगा। दोस्तों अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है कैश मेमोरी। तो देखिए कैश मेमोरी के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो लेक्चर में, आपको फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि ये हमारी क्या है, हार्ड डिस्क, सबसे बड़ी मेमोरी हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। कोई भी डेटा हमको एग्जीक्यूट कराना है हार्ड डिस्क से, तो वो कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है। कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है। और रैम से वो डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू में, सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि सीपीयू डायरेक्टली रैम को एक्सेस करता है और बहुत फास्टर तरीके से करता है, ठीक है। जो भी ऑपरेशन सीपीयू कर रहा है करंट में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रैम में उपस्थित हैं, ठीक है। यानी कोई ऑपरेशन करना है, रीड करना है, राइट करना है, वो सारी चीज़ें वो रैम से एक्सेस करता है। लेकिन और फास्ट करने के लिए रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी और होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। यानी सीपीयू को ऑपरेशन करना है, उसको कोई चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को रैम से लाकर कैश पहले ही रख लेती है अपने पास, ठीक है। तो सीपीयू ऑपरेशन के टाइम पर कोई चीज़ चाहिए तो वो रीड और राइट करने के लिए सबसे पहले किसको चेक करेगा, कैश मेमोरी को। कैश में वो अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ टाइम वो अवेलेबल रहती है, नहीं रहती है तो रिक्वेस्ट करता है और कैश में फिर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस क्यों नहीं करता है सीपीयू, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और पूरा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है ये। इसमें कोई भी डेटा को एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है ना, मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में खेल नहीं हो सकता पूरा। यहाँ पर हार्ड डिस्क से डेटा रैम में होता है, तो रैम पूरी इलेक्ट्रिकली काम करती है और ये ऑलरेडी प्रोसेसेस रखती है जो सीपीयू को चाहिए, इजीली यहाँ से एक्सेस कर लेता है। और ये साइज़ में भी छोटी होती है तो इजीली यहाँ से कर लेता है। और सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेमोरी लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, कैश, ठीक है। तो उसी कैश को पढ़ने वाले हैं। कैश मीन्स कैश में सब कुछ अवेलेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा, रैम से भी ज़्यादा हाई स्पीड की मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच में लगी होती है। ये रैम और सीपीयू के बीच में बफर की तरह कार्य करती है। ये साइज़ में भी बहुत छोटी होती है। ये प्रोसेसर की कोर के नज़दीक लगी होती है, जैसे टीएलवी कैश। टीएलवी कैश की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं का एक पार्ट होती है। इसके बारे में ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में डिटेल में बता चुका हूँ,
ठीक है भैया। इसके अलावा ये मेमोरी रैम से अर्जेंट करंट डेटा जो सीपीयू के द्वारा फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड किया जा रहा है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को तुरंत चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करती है, रैम से लाकर उस डेटा को जो सीपीयू को चाहिए एडवांस में लाकर अपने पास रखती है। जब प्रोसेसर को काम करते वक्त रैम से डाटा रीड या रैम में डाटा राइट करना होता है तो ये कैश मेमोरी में डाटा की कॉपी चेक करता है, और कॉपी मिलने पर अगर डाटा उसको कैश में मिल जाता है प्रोसेसर को तो उसको बोलते हैं कैश हिट। क्या बोलते हैं? कैश हिट। तो ये कॉपी कहाँ चेक करता है? रैम में जाने से पहले कैश मेमोरी में। प्रोसेसर तुरंत डाटा को कैश से रीड या कैश में राइट कर देता है। कैश मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करना मेन मेमोरी की अपेक्षा बहुत तेज़ होता है, यानी रैम की अपेक्षा बहुत तेज़ होता है। कैश मेमोरी यानी कैश मेमोरी रैम से एवरेज डेटा एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है। यानी अगर हम रैम की बजाय, यानी मैं मान लीजिए तुम एक प्रोसेसर हो और तुम्हें रैम से डेटा एक्सेस करना है, लेकिन अगर बीच में आधे रास्ते पर ही आपको वो डेटा मिल जाए तो क्या होगा, हमारा एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमारा टाइम बच जाएगा। आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम 3 इंडिपेंडेंट कैश होती हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। ये कैश अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैंने इसको 2 लाइन से ज़्यादा बताने की कोशिश की। ज़्यादा डीप में और नहीं जाएंगे रिसर्च लेवल पे, ये बहुत है जितना मैं बता रहा हूँ, एनफ है, कहीं नहीं मिलेगा इतना। तो भैया मैंने बताया कि सबसे पहली होती है इंस्ट्रक्शन कैश। कौन सी कैश होती है? इंस्ट्रक्शन कैश, जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के फैच होने की स्पीड को बढ़ाती है। क्या करती है वो? जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल हैं उनको फैच करने की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फैच, डिकोड वगैरह इंस्ट्रक्शन का। दूसरा है डेटा कैश, जो डाटा को फैच और स्टोर करने की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। तीसरा है TLB कैश, ये क्या करती है, जिसको ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों के वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करने का काम करती है, ठीक है। तो तीनों कैश हो गई हमारी। कैश मेमोरी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम या मेन मेमोरी भी कह दो उसको, सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रैम हमेशा बहुत फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी रैम की अपेक्षा स्लो होती है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, लिमिटेड साइज़ की होती है, ये बहुत सस्ती होती है और कई TBयों तक आती हैं, ठीक है, यानी बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है। तो इनमें लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है रैम की, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 16, 32, 128 मैक्सिमम, और ये पता नहीं कितने TB तक आती हैं, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है। कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, रैम डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्ट होती है, और हमारी हार्ड डिस्क प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। कनेक्ट तो होती है लेकिन रैम के जरिए होती है, यानी पहले हार्ड डिस्क कनेक्ट किससे होगी? रैम से, और रैम किससे कनेक्ट होगी? कैश से। कैश किससे कनेक्ट होगी? CPU से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है फाइनली CPU से, जबकि रैम हमारी डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए स्टोरेज हायरार्की। इसमें देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं रजिस्टर है सबसे टॉप पर। रजिस्टर्स के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में पूछता है रजिस्टर, क्योंकि देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी ये है, ये कैश और रजिस्टर एक जैसे हैं, पर अपन किताब में कुछ और पढ़ते हैं। तो रजिस्टर्स जो हैं सबसे टॉप होते हैं मेमोरी हायरार्की में, स्पीड के मामले में, और साइज़ के मामले में सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद होती है कैश। अगर एग्ज़ाम में पूछे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और उसमें आपको रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क मिलता है, तो आप रजिस्टर करके आना। अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछता है फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी और रजिस्टर उसने नहीं दे रखा है, कैश, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, तो आप क्या करके आओगे? कैश करके आओगे। अगर उसने कैश भी नहीं दे रखा और फास्टेस्ट पूछा है तो उसमें मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक डिस्क होगी, तो आप क्या करके आओगे? रैम को करके आओगे, मेन मेमोरी को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे फास्ट रजिस्टर है, उसके बाद कैश है, उसके बाद मेन मेमोरी है यानी रैम, उसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज जो होती हैं जैसे हार्ड डिस्क हुई, ऑप्टिकल डिस्क हुई, मैग्नेटिक टेप हुई, ये बंद हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। हार्ड डिस्क चलती हैं, अब SSD भी चलने लगी हैं। प्राइमरी स्टोरेज की कैटेगरी में ये आती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की में ये आती हैं, और टर्टियरी की इसमें ये आती हैं थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टोरेज, ठीक है। ये सबसे फास्ट होती हैं, फिर ये फास्ट होती हैं, फिर ये सबसे स्लो होती हैं, ठीक है। वोल्टेज की बात करें तो ये साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, वोल्टेज भी कम चाहिए इनको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगली चीज़, ये नॉन वॉलेटाइल है नीचे वाली,
और ये वॉलेटाइल है, यानी जब लाइट चली गई तो कैश और रजिस्टर और मेन मेमोरी का डाटा फुर्र उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ता पंजाब हो जाएगा वो। और ये वाली है, इनमें परमानेंट सेव रहता है, ठीक है। तो स्टोरेज हायरार्की बहुत इजी है, ये चार्ट से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो और चांसेस बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजीनेस से। हो सकता है एक बार के लिए आप 10 एल्गोरिथम पढ़ें, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, और हो सकता है इसमें से सिंपल में से आपको 2 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इसको फिंगर टिप्स पर समझ लेना। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा स्वैपिंग। स्वैपिंग किसे कहते हैं? देखिए स्वैपिंग इसे कहते हैं, ये कोई है x, ये कोई है y, ठीक है। तो x तो चला जाए y में और y चला जाए x में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वैपिंग कहलाएगी। तो सी में अपन प्रोग्राम बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो स्वैपिंग अपन कई तरीके से करते थे। एक तरीका ये भी था कि 3 वेरिएबल हैं x, y और z। अब ये कैसे जाएगा? x को पहले इसमें आना पड़ेगा, z एम्प्टी है, कैसा है? एम्प्टी है, ये फुल है, यानी इनमें वैल्यू पड़ी है दोनों में, x y में, और z में कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, z हमारा एम्प्टी वेरिएबल है। तो x की वैल्यू सबसे पहले कहाँ आएगी? z में, तो x क्या हो गया? खाली हो गया। अब y कहाँ जाएगी? x में, क्योंकि ये खाली हो चुका है तो पहुँच जाएगी। फिर x कहाँ चली जाएगी? हमारी y में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्वैपिंग। स्वैपिंग थ्रू थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो जनरली मेरा यही मोटो है कि आपको स्वैपिंग पता होनी चाहिए कैसे है पढ़ने से पहले। मान लीजिए हमारे मल्टीटास्किंग सिस्टम की रैम में सभी करंटली एक्टिव प्रोसेसेस को होल्ड करने के लिए स्पेस नहीं है, या ऐसा समझिए हमारी रैम में इतनी प्रोसेसेस हैं कि उसमें अब नई प्रोसेसेस के लिए जगह नहीं बची है, और अचानक से कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रैम में आना चाहती है। तो ऐसे में ओल्ड प्रोसेस इंटरप्ट कर बाद के लिए शेड्यूल कर दी जाएगी, जबकि रैम में इतनी जगह नहीं है कि वो इन सभी प्रोसेसेस को होल्ड कर सके। ऐसे में ओल्ड प्रोसेस को हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिया जाएगा। रैम से कहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा? हार्ड डिस्क में। और नया प्रोग्राम जो रन होने के लिए रेडी है उसको हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर लिया जाएगा। यानी भैया तू हार्ड डिस्क में पहुँच और तू हार्ड डिस्क से रैम में आ जा। ये टेक्निक जिसमें प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क से रैम में मूव करना और रैम से हार्ड डिस्क में मूव करना क्या कहलाता है? स्वैपिंग। इसमें मेन मेमोरी का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का वो एरिया जहाँ पे स्वैप्ड आउट प्रोसेस रहती हैं उसको स्वैप स्पेस कहते हैं। इसको याद कर लेना, स्वैप स्पेस को, ठीक है। ये कह रहा है कि ये हमारी कोई रैम है, ठीक है, और ये फुल है इसके ब्लॉक, और ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब कोई नई प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आना चाहती है, लेकिन रैम हमारी फुल है, और वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जो रैम में आना चाहती है, लेकिन रैम हमारी फुल है। तो मान लीजिए इस रैम में मैं देखूंगा ये आइडल प्रोसेस है, इसको तो मैं हार्ड डिस्क में भेज दूंगा, और हार्ड डिस्क से जो हाई प्रायोरिटी आ रही है उसको मैं रैम में ले लूँगा। ये क्या हो गया? स्वैपिंग हो गया, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में जो एरिया है जो स्वैपिंग के लिए रिजर्व कर रखा है हमने कि रैम से आएगी, रैम में जाएगी, ये जो एरिया इसको क्या बोलते हैं? स्वैप स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये हमारी क्या है? रैम, ठीक है। और ये हमारा क्या? हार्ड डिस्क का वो एरिया जहाँ पर स्वैपिंग की पूरी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिसको हमने स्वैप स्पेस बोला है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी रैम है, देखिए इसमें आप देख रहे हो वाइट स्पेस 1 2 3 4, यानी ये प्रोसेस ए है, ये खाली हो चुकी है, इसको खाली करवा रहे हैं हम, तो इसको हमने हार्ड डिस्क में भेज दिया, ठीक है। यानी स्वैपिंग आउट। अगर हार्ड डिस्क में भेज दिया रैम से तो उसको क्या बोलेंगे? स्वैपिंग आउट। और हार्ड डिस्क से फिर रैम में लिया है तो उसको क्या बोलेंगे? स्वैपिंग इन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया है आपको। जब प्रोसेस मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम। जब प्रोसेस मेन मेमोरी रैम से हार्ड डिस्क में मूव होती है, यानी यहाँ से यहाँ जा रही है हार्ड डिस्क में, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वैप आउट। और जब प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में मूव किया जाता है, और ये कोई प्रोग्राम है और ये हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा है, तो इसको स्वैप इन कहते हैं। रैम में अगर कोई आइडल प्रोसेस है तो उसको स्वैपिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और रनिंग में है तो उसको इंटरप्ट स्टॉप करो फिर उसको भेजो, नहीं। जो आइडल भी बहुत सारी पड़ी रहती हैं उस आइडल को भेज देंगे वो अपन वहाँ पे, ठीक है। ये एक प्रोसेस के साथ नहीं करते स्वैपिंग। स्वैपिंग एक टेक्निक है और ये साइमल्टेनियसली बहुत सारी प्रोसेसेस के साथ होती रहती है। यहाँ पर देखिए आप, अभी इसमें ए नाम की कोई प्रोसेस है, ठीक है, और ये खाली एरिया है।
फिर बी नाम की प्रोसेस आ गई तो खाली एरिया देखिए कम हो गया। फिर सी नाम की प्रोसेस भी आ गई एक और, तो खाली एरिया और कम हो गया। अब कोई डी नाम की आना चाहती है, अब कोई डी नाम की आना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को यहाँ से हार्ड डिस्क में पहुँचा देंगे रैम से। तो ए का जो देखिए एरिया खाली हो गया। अब इस खाली एरिया में नई प्रोसेस आ जाएगी, सी तक आ चुकी है, डी आ गई, देखो आ गई। इतने में से ये जो ए ने खाली किया है इसमें से देखो इतने एरिया में क्या आ गई हमारी, डी आ गई है। ठीक है, इतनी देर में हमने देखा कि बी नाम की जो प्रोसेस है उसको हमने हार्ड डिस्क में भेज दिया, स्वैप आउट कर दिया, तो ये भी खाली हो गया और ये भी खाली हो गया, यानी इतना एरिया हमारे पास खाली हो गया। ठीक है, अब ए नाम की जो स्वैप आउट की थी उसको स्वैप इन करा लिया, किस एरिया में, इसमें, क्योंकि ये यहाँ पे खाली है। तो इस तरीके से स्वैपिंग का ये सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इसको अकेले में देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारी रैम में स्वैपिंग की बहुत सारे ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं, क्योंकि रैम की बेचारी की औकात ही 2 GB या 4 GB होती है, और कभी कभी हमारा सिस्टम 8-8 GB के प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस डेटा को इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, स्वैपिंग के जरिए भेजते जाते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में एक स्वैप स्पेस बना लेते हैं, उसमें भेजते जाते हैं, लेते जाते हैं, करंट में रनिंग है। और इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फ्रेगमेंटेशन के 2 टाइप पढ़ने हैं अपन को, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टिप भी दे रखी है मैंने, आप लोगों के काम आएंगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, सिस्टम द्वारा किसी प्रोसेस के लिए प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन के लिए बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज़ करने के बावजूद किसी प्रोसेस के लिए रिक्वेस्टेड मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोसेस के द्वारा 10 KB मेमोरी रिक्वेस्ट की गई है और बेस्ट फिट एल्गोरिथम ने पूरी मेमोरी को स्कैन किया और उसको कोई एक बेस्ट फिट ब्लॉक मिला जो 13 KB का है, यानी उसको 13 KB से कम का कोई ब्लॉक ही नहीं मिला और हमें चाहिए कितना, 10 KB। तो ऐसे में ये ब्लॉक अलॉट कर दिया जाएगा 13 KB वाला। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में 3 KB एक्स्ट्रा वेस्टेज चला गया। मान लीजिए ऐसी 100 से अधिक प्रोसेस एक साथ ऐसा करती हैं, कोई 3 KB, कोई 10 KB, कोई 5 KB वेस्टेज करती जा रही है इस तरीके से। हालांकि हम बेस्ट फिट एल्गोरिथम भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज़ करने के बावजूद, फिर भी देखो हमारा कितना मेमोरी एरिया वेस्टेज हो जाएगा। मान लीजिए 100 ब्लॉक हैं या 1000 ब्लॉक हैं, और बेस्ट फिट एल्गोरिथम से हम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं स्पेस को रैम में। फिर भी हमारा बेस्ट फिट एल्गोरिथम का मतलब ये नहीं है कि 10 KB का ही कोई वहाँ पे ब्लॉक पड़ा हो, 10 KB चाहिए तो वो देखेगी कि सबसे कम और मिलता जुलता सबसे अच्छा ब्लॉक मिल जाए, तो ब्लॉक उसको सबसे अच्छा 13 KB मिला, चाहिए 10 KB, 3 KB वेस्ट जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा वेस्टेज एरिया इकट्ठा हो जाएगा। ये वेस्टेज एरिया भी फ्री मेमोरी का हिस्सा था जिसको किसी भी काम में यूज़ नहीं लिया जा सकता। अब जैसे 3 KB बचा, वो किस काम आएगा, किसी नहीं आएगा। इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें जब किसी प्रोसेस के मेमोरी एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो उस रिक्वेस्ट के लिए एनफ मेमोरी अवेलेबल होती है, लेकिन अवेलेबल स्पेस कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि फ्री स्पेस बहुत सारे छोटे छोटे होल्स के रूप में होता है जिसको उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में देखिए 32 KB की कोई प्रोसेस है, कोई प्रोग्राम है 20 KB का। देखिए कोई प्रोग्राम है 20 KB का, और फर्स्ट बेस्ट फिट एल्गोरिथम ने देखा ब्लॉक पूरा स्कैन करके, तो उसने देखा कि यार ये वाला ब्लॉक जो 32 KB का है यही अवेलेबल है, नहीं तो बाकी सब इससे बड़े हैं। तो ये 20 KB की प्रोसेस को क्या दे देगा, 32 KB का ब्लॉक दे देगा। तो 12 KB का ये देखिए वाइट एरिया है, ये जो 12 KB का है, यानी ये क्या हो गया, हमारा वेस्ट हो गया। ऐसे ही दूसरी प्रोसेस है कोई बी, और वो 40 KB का है। बेस्ट फिट एल्गोरिथम ने ब्लॉक स्कैन किए और उसने देखा यार कि 40 KB के लिए 64 KB का कोई ब्लॉक है, वही परफेक्ट है, बाकी ब्लॉक उससे बड़े हैं। तो इस 40 KB को वो यहाँ पर अलॉट कर देगा प्रोसेस बी को। तो 40 तो यहाँ यूज़ हो गया 64 में से, और 24 KB यहाँ पर वाइट एरिया में वेस्टेज चला गया। ऐसे ही कोई तीसरा प्रोग्राम है 16 KB का, तीसरी प्रोसेस, और ये फिट हो गई, ये तो ठीक हो गई फर्स्ट फिट से, वो बेस्ट फिट से। चलो इसको मान लीजिए बाई चांस एकदम परफेक्ट ब्लॉक मिल गया 16 KB का, कोई अवेलेबल था, ये फ्री पार्टीशन है। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
अब देखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोसेस 0 के बाद भी यहाँ पर वेस्टेज बचा है, प्रोसेस 6 के बाद भी वेस्टेज बचा है, और ये भी वेस्टेज बचा है, ये भी वेस्टेज बचा है, ये भी वेस्टेज बचा है। यानी इसको देखिए फॉर एग्जांपल इस वाले में से देखिए 32 में से 20 के बी चला गया, 12 के बी तो यहाँ पर वेस्टेज बचा है। कितना बचा है? 12 के बी। 24 के बी यहाँ पे बचा है, 0। और मान लीजिए कोई प्रोसेस आती है और उस प्रोसेस को 35 के बी की प्रोसेस है वो, तो वो क्या 35 के बी की प्रोसेस के लिए यहाँ फ्री स्पेस है भैया? 24 है हमारे पास और 12 है, तो 12 और 24 कितने होते हैं? 12 और 24 कितने होते हैं? 36 होते हैं, और जबकि हमारी प्रोसेस कितने की? 35 की। तो स्पेस तो है पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक साथ नहीं है ये वाइट स्पेस, यानी इसके बाद नहीं है यूँ, इसके बाद नहीं है यूँ, इसके बाद नहीं है। कंटिन्यूअस होगा तो यूज़ हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यूज़ नहीं होगा। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे भी बचा है, 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 यहाँ पे भी बचा है। तो वी कैन से दैट कि वी हैव एनफ मेमोरी, लेकिन उस मेमोरी को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। टिप देखिए, रैम के साथ हार्ड डिस्क सहित अन्य स्टोरेज डिवाइसेस भी फ्रेगमेंटेशन का शिकार होती हैं। ऐसा नहीं है कि रैम ही फ्रेगमेंटेशन का शिकार होती है, अपनी हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन का शिकार होती है। हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिस्क फ्रेगमेंट टूल यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क में हम यूजर्स मैनुअली एक टूल होता है डिस्क फ्रेगमेंट टूल, उसके जरिए हम डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क के लिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल माई कंप्यूटर में जाकर किसी भी डिस्क पर राइट बटन क्लिक करके, यानी सी ड्राइव पर राइट बटन क्लिक कर दो, डी पे कर दो, ई पे कर दो, एफ पे कर दो, जो भी आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है उन पर राइट बटन क्लिक कर दो माई कंप्यूटर में जाके। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में टूल नाम का टैब मिलेगा, और उस टैब में आपको क्या मिलेगा? एक ऑप्शन मिलेगा डिफ्रेगमेंट नाउ। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? डिफ्रेगमेंट नाउ। इस पर क्लिक करोगे तो डिफ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी हार्ड डिस्क। यानी आपकी हार्ड डिस्क में देखोगे कि मेरी हार्ड डिस्क में 10 GB खाली जगह है, लेकिन जब मैं डिस्क डिफ्रेगमेंट कर दूंगा तो ये क्या करेगा? जो वेस्टेज एरिया उनको हटा देगा, और इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने पर, ऑपरेशन कंप्लीट होने पर मेरे पास उसी डिस्क में 15 GB की स्पेस मिल जाएगा मुझे। पहले था 10, 5 कहाँ से आ गया? 5 वो आ गया, वेस्टेज एरिया इसने हटा दिए सारे टूल ने, और उनको इकट्ठा करके यूजेबल बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा आज पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बहुत प्यारी और पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें हैं, और आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल हम पढ़ेंगे नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, जिसमें हम पेजिंग वगैरह पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ जिन लोगों ने ऐप को प्ले स्टोर पर रेटिंग और फीडबैक नहीं दिया है, प्लस कोर्स में अंदर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स को रेटिंग और फीडबैक नहीं दिया है, वो दे दीजिए। दे देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो किसी के यूज़र आईडी पासवर्ड काम नहीं करें तो फिर मुझे मत बोलना कि सर मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।